आज हमारे बीच हैं नगेंद्र रॉय जी, इनसे बातें करेंगे। नगेंद्र जी उन भारतीयों में से हैं जो अपनी जड़ों से हटे नहीं हैं, अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे काम आप करते हैं। नगेंद्र जी, अमेरिका में कहते हैं भारतीयों ने अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ी है, बताएं कि ऐसा क्यों, और ख़ास तौर पे ये इन दिनों महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के दौरे पर हैं। धन्यवाद आपका लाला जी, हमें एक बार वापस आपके साथ लेने के लिए। जुड़ने का हमेशा एक उत्सुकता रहती है कि आपसे जुड़ें और बात करें और अपने विचारों को आपके साथ शेयर करें। तो इस मैटर में मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि भारतीयों की जो टैलेंट है, जो अपने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपने किसी उद्बोधन में बोला है कि भारत एक टैलेंट फैक्ट्री है। उस टैलेंट फैक्ट्री की डेफिनेशन कोई टैलेंट फैक्ट्री ऐसे ही नहीं बन जाती है। आज जो हमारा जो युवा है, जो यूथ है, उसके अंदर कितने बरसों से मैं ये कल्पना कर सकता हूँ या ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले 30 सालों की जो अथक प्रयास हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे लेके जाना और उसको 30 साल बाद इस स्टेज पर लेके आना कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर अपनी सेवाओं को दे सकें और वो सेवाएं ऐसी हों जो कोई और न दे पा रहा है इंडस्ट्री में आज की तारीख में। सो टैलेंट फैक्ट्री इज़ द राइट वर्ड विच ही हैज़ चोज। क्या कारण है कि इस टैलेंट फैक्ट्री को वहाँ पर अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में इतनी जगह और तवज्जो मिली है? इसका प्राथमिक कारण ये बोल सकते हैं या इसकी जो जड़ है वो ये है कि हमारी जो अनुशासन है, शिक्षा में जो अनुशासन जो हम लेके आते हैं, जो हमारी जो पेरेंटिंग है, जो अभिभावकों द्वारा जो उनको शिक्षा दी जाती है या जो सपोर्ट किया जाता है, वो दूसरे देशों की कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। ऐसा बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा कि अच्छा है बुरा है, लेकिन अलग है और लेकिन बहुत ही प्रभावी है। ये अलग कैसे है? अलग इसलिए क्योंकि जब मैं कल्पना करता हूँ या जब मैं देखता हूँ कि वहाँ की पेरेंटिंग, जहाँ दूसरे देशों की पेरेंटिंग है, उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है अपने अलग तरीके से, उसमें ओरिएंटेशन दिया जाता है शिक्षा का। लेकिन यहाँ का जो ओरिएंटेशन है, जो हमारी जो पेरेंटिंग है, वो इस तरीके की है कि वो अनुशासन में, वो सिर्फ एक नॉलेज जो किताबी ज्ञान है वो ना लेकर उसके जो 360 डिग्री जो उसका जो प्रभाव उसको मिलता है या मिलना चाहिए वो उसके अंदर दिया जाता है। लेकिन जी, बहुत सारी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के, ख़ास तौर पर अमेरिका में उनके सीईओज अब बहुत सारी कंपनियों के भारतीय हैं। राष्ट्रपति कोई भी बने, उसके आसपास के जो ख़ास लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं, उनमें से बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी भारतीय हैं जी। ये क्या कारण है? वही है, इसकी जो जड़ें हैं। ये एक ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट किसी का एकदम से प्रमोशन हो गया या लाइमलाइट में आ गया और किसी से जुड़ गया। ये दशकों का प्रयास है जो आज भारतीय मूल के जो लोग हैं वो विश्व के अनेक देशों में संवैधानिक पदों पर हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर अब शाइन हो रहे हैं इस तरीके से कि आज विश्व की अगर टॉप 3 या 5 कंपनीज का अपन नाम लें तो उन सब के सीईओ आज की तारीख में भारत के मूल निवासी हैं। नगेंद्र जी, किसी भी देश में जाना, किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए पहले वहाँ की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो विविधताएं हैं या ज़रूरतें हैं उनमें उसको फिट होना और उसके बाद वहाँ अपने को साबित करना, आपको लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है? मुश्किल शब्द को यूज़ ना लेके, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि अपने इस कन्वर्सेशन से, इस वार्तालाप से बहुत से ऐसे जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़ें और डरे ना। मुश्किलें नहीं बोलकर इसको हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश में इसको सोफिस्टिकेटेडली चैलेंजिंग बोल सकते हैं। चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि हम, और वो किसी के लिए भी हो सकता है, किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, क्योंकि हम जब एक प्रकार की वातावरण से निकल के दूसरे प्रकार के वातावरण में जाते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी ही आती है या गर्मी से सर्दी आती है, तो हमको हमारे कपड़े, हमारी लिविंग स्टाइल सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी है वो हमारे भारतीयों में कूट कूट कर भरी हुई है और वही मैं यही कहूँगा कि वही एक कारण है कि हम उस अनुशासन में रहकर उस चीज़ को जब हम अंदर जाते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम अडॉप्ट करते हैं, तब जाके वो शाइन होता है वहाँ पे। ये तमाम भारतीय जो बाहर
इतने अच्छे पदों पर हैं, इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइंस का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, क्या ये अपना परचम ऐसे ही लहराते रहेंगे, इनका रुतबा ऐसा ही रहेगा, या आगे और बढ़ेगा या कम होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये क्षणिक मात्र नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसकी जो पाइपलाइन है, वो हमेशा भरी हुई रहनी चाहिए। और उस भरी हुई पाइपलाइन के लिए हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, जो शिक्षा को नए तरीके से जिस नए पैटर्न में हम लेके जाना चाहते हैं, वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस तरीके से अपने आप को हमेशा एडजस्टेबल और दैट एजिलिटी हमको रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। इसलिए आज हम विश्व के कई देशों के संवैधानिक और कमर्शियल और टेक्नोलॉजी के उच्च स्थानों पर हमारे लोग हैं, वो बने रहें और आगे भी वो पाइपलाइन चलती रहे, वो सिस्टम चलता रहे, उसके लिए हमारे को कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहने पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे देशों से बहुत सारे उत्पादों का निर्यात होता है और वे देश उस चीज़ को आयात करते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट निर्यात होता है वो हमारे आईआईटी का बच्चा है। ये बात कितनी सही है? ये सही है, लेकिन ये सिर्फ सही नहीं है इसके अंदर, और यही सही सिर्फ सही नहीं है क्योंकि आईआईटी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे विदेशी कंपनियां आती हैं और उस टैलेंट को इंपोर्ट करती हैं उनके देश के लिए। लेकिन इसके अलावा आज सरकारी और गैर सरकारी कई ऐसे संस्थान हैं जो इसमें अपना सहयोग और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और वहीं से क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरिंग अगर हम समझेंगे तो ये पूरे विश्व की जो डिमांड है उसको मतलब ख़त्म करना या समावेश करना उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे तो तभी हम उसकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे। चीन ने तकनीक के मामले में बहुत विकास किया है और ये देखा जाए तो अब वो अमेरिका का तकनीक के मामले में प्रतिस्पर्धी बन के उभरा है। जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री की बात होती है तो ऐसा होता है कि साहब अगर आप उसका हार्डवेयर चाहें तो वो चीन से आएगा और सॉफ्टवेयर है तो अमेरिका से आएगा। इन दोनों स्थितियों में भारत फिट नहीं होता, क्या कारण है, जबकि इन क्षेत्र में भारतीय बहुत आगे हैं? अब समीकरण बदल रहे हैं, ऐसा बोलूँगा मैं कि हार्डवेयर क्षेत्र में जहाँ पर पहले चाइना लीड करता था, आज भारत ने अपना स्थान बनाया है, और उस हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान की टैलेंट ही बना रहे हैं। लेकिन बना वो अमेरिका के लिए लें। हाँ, लेकिन वो खपत हमारे यहाँ हो उसके प्रयास भी चालू हैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक कोई सर्वे हुआ था या जो एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक विश्व में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं। ये एक शुरुआत है, इसका फल हमको अगले 10 सालों में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। नगेंद्र जी, भारतीय युवाओं को आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर जो उदयपुर और इसके आसपास के युवा हैं, ख़ास तौर पे वे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? मेरा कहना यही होगा कि ये जो धरती है ये सिर्फ वीरों की धरती नहीं है जो हम आज बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये वीरों की धरती है और रहेगी, लेकिन ये एक ज्ञान की जो नगरी है, जो आज से कितने साल पहले, में 50 साल पहले शायद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आ गई थी और उस समय सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज कई यूनिवर्सिटीज़ हैं और बच्चे बहुत हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए जुझारू हैं। तो उनको हमेशा उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और उनको जीवन में गुरु बनाने की जो परंपरा है वो बना के रखनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं या हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में मेंटर्स को ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो वो मेंटर्स ढूंढें और जीवन में जो प्रकाश की आवश्यकता है वो उनको मिलेगा और वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुरु शिष्य परंपरा कायम रखें। जी। नगेंद्र राय जी, आपका हृदय से आभार।